नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी और बाकी सभी एग्जाम्स को दृष्टि में रखते हुए, क्योंकि साइंस जो है सभी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण पहलू है और खासकर अगर लोअर सबऑर्डिनेट की बात करें तो लोअर सबऑर्डिनेट में साइंस एक अलग सेक्शन के रूप में पूछा जाता है। 25 प्रश्न जो है अब तक साइंस के इंडिविजुअली जो है लोअर सबऑर्डिनेट में पूछे जाते रहे। तो कल हम लोगों ने जो बायोलॉजी जीके का पहला लेक्चर देखा, उसमें हम लोगों ने फलों का किस प्रकार से कितने प्रकार के फल होते हैं, उनके खाने योग्य भाग क्या होते हैं, बाकी उनकी संरचना क्या होती है, तो ये सब जो है हमने कल के वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। जितने भी वीडियो अब आपको इस चैनल पर मिलेंगे सब एक प्रश्न कम से कम हर वीडियो से संभावित है और हम लोग उसी संभावना के लिए बहुत ही मेहनत से जो है ये सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है एक बहुत ही जटिल और बहुत बड़ा चैप्टर ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम लोग जो है सारे पोषक पदार्थ, विटामिन, प्रोटीन, फैट, सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन, बैलेंस डाइट क्या होती है, मानव रोग, पाचन तंत्र, ये सब कुछ जो है कवर करेंगे। तो आज इस सीरीज में पहला लेक्चर है और ये कम से कम 5 से 6 वीडियो में जो है कवर होगा। और अगर आपने इसको फॉलो किया, 6 लेक्चर या 5 लेक्चर जो भी इसमें बनते हैं, अगर आपने सारे देखे तो निश्चित मानिए 10 प्रश्न आपको जो है इन वीडियो से मिलेगा लोअर सबऑर्डिनेट में। किस तरह से मिलेगा वो भी मैं आगे बताता हूं। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करे हुए हैं। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज से भी जुड़कर हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था आपसे कि ये चैप्टर जिसको हम कह रहे हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन और उससे रिलेटेड जो है कुछ और चीजें, वो इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। तो अभी जो है जो 28 जुलाई को जो है लोअर सबऑर्डिनेट 2 2016 वाला संपन्न हुआ है, उसका पूरा विधिवत मैंने पेपर आपको सॉल्व कराया था। तो ये पोजीशन है आपके सामने। कितने प्रश्न आए हैं ये आप गिनते चलिए, एक एक को मैं फिर से जो है शॉर्ट में सॉल्व यहां पर बता दे रहा हूं, क्योंकि जब प्रश्न दिखाया जा रहा है तो आपको उत्तर भी जो है बता दें, कुछ लोग नए होंगे। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? हरी फूल गोभी या ब्रोकली। पेलाग्रा जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन B3, जिसको हम नियासिन भी कहते हैं। किसे नियासिन के नाम से जानते हैं? विटामिन B3 को नियासिन के नाम से भी हम जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आर्जिनिन जो है एक कंडीशनल अमीनो एसिड है। किसके कारण सोडियम की कमी शरीर में हो सकती है? तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, शरीर में सोडियम की कमी किसके कारण हो सकती है? तो अगर आपको जो है डिसेंट्री या दस्त हो जाए तो उसके कारण जो है शरीर से खनिज लवण और सोडियम जो है बाहर चले जाते हैं। एंथ्रेक्स के टीकाकरण की खोज सबसे पहले किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी, जो मानव रोग में आएगा। फिर पोषक तत्वों की कुल 6 श्रेणियां होती हैं, तो उसमें छठी श्रेणी कौन सी है? पानी है। उसके पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, ये जो है दिया हुआ है। कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी से कारण जो है क्वाशरकोर होता है। ये एरो यहां पर गलत लग गया है। क्वाशरकोर बीमारी जो है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। आलू जो है किसका अच्छा स्रोत है? तो आलू हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ट्रांस फैट किसके कारण किसमें वृद्धि होती है? तो आपको कहा जाता है कि ट्रांस फैट हमको कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि उसके कारण जो है खराब कोलेस्ट्रॉल की शरीर में वृद्धि होती है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। फिर आप देखिए निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप का विटामिन जिससे शरीर में बनता है? तो विटामिन डी बनता है धूप से। कौन सा जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली पतले ऊतक का सूजन है? यानी इस बीमारी को क्या कहते हैं? जिसमें हमारे ब्रेन की जो सबसे ऊपरी परत है और रीढ़ की हड्डी की परत, जिसको मीनिंग्स कहते हैं। तो मीनिंग्स में जो सूजन होती है उसको हम मस्तिष्क आवरण शोथ या मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। तो
तो दोस्तों ये जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिखाए उसका मकसद ये था कि आप इस चैप्टर की अहमियत समझ सकें। इसको स्वयं से भी पढ़िए, जो भी बुक आपके पास साइंस हो उसको अच्छे से जो है पूरा मानव पोषण, पाचन तंत्र और मानव शरीर में होने वाली बीमारियां, संतुलित आहार, जल चक्र, ये सब जो है अच्छे से पढ़िए। और अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप जो है सारी वीडियोस को रेगुलर देखिएगा। मैं सब कुछ जो है सिस्टमैटिक ढंग से और बहुत डीपली जो है आपको इन लेक्चर्स में कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए औपचारिक रूप से अब शुरुआत करते हैं मानव पोषण या ह्यूमन न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले बात आती है ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या है। हमारे शरीर को जो है काम करने के लिए, कोई भी गतिविधि करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? कुछ पोषक पदार्थों से मिलती है। वो पोषक पदार्थ कहाँ से आते हैं? वो भोजन के माध्यम से हम जो है ग्रहण करते हैं, शरीर में पाचन होता है, उसके बाद जो है डाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो है हमको एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो अगर इसका हम जो है डिफिनेशन देखें, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी अपने बाह्य वातावरण से पदार्थों को शरीर के अंदर लेता है और अपचयी प्रक्रियाएं यानी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है, अभी आगे वाली स्लाइड पे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के माध्यम से उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। अब बायोकेमिकल रिएक्शन, जो कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये तीन शब्द आप लोग सुनते रहते होंगे। इसको हिंदी में चयापचय, उपचय और अपचय कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों ही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोकेमिकल्स रिएक्शन या जैव रासायनिक क्रियाएं क्या हैं। तो जैव रासायनिक क्रियाओं का ही पूरा योग जो है हमारे शरीर में क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म, जिसको चयापचय हिंदी में कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म दो प्रक्रियाओं से मिलकर बनता है। कौन सी? पहली प्रक्रिया है एनाबॉलिज्म, जिसको हम उपचय कहते हैं, और दूसरी प्रक्रिया कौन सी है? कैटाबॉलिज्म, जिसको हम अपचयी प्रक्रिया या अपचय कहते हैं। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों का जब संयोग होता है, सारी हमारे जो शरीर के अंदर जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए और शरीर के मेंटेनेंस, ग्रोथ के लिए जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो या तो एनाबॉलिज्म होती हैं या कैटाबॉलिज्म होती हैं। और ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिलकर जो है हमारे शरीर की जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस यानी मेटाबॉलिज्म बनाती हैं। अब एनाबॉलिज्म को हम अलग से समझते हैं, जिसको हम उपचय कहते हैं। तो उपचय क्या काम करता है? पहले इंग्लिश में देखते हैं। बिल्ड्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल वन, यानी सिंपल अणुओं से, सिंपल सरल अणुओं से कॉम्प्लेक्स अणुओं का निर्माण करना जो है ये कौन करता है? एनाबॉलिज्म में होता है। और कैटाबॉलिज्म जो है एनाबॉलिज्म का उल्टा होता है। यहां पर क्या हो रहा है? सिंपल अणुओं से जो है कॉम्प्लेक्स अणुओं का निर्माण हो रहा है, जैसे कि प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, फैट है, डिफरेंट टाइप के, जो हम आगे चलेंगे तब देखेंगे। अब अगर जो है ये कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये टूट के सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो रहे हैं, जो हमारे शरीर में डाइजेशन का जो है डाइजेशन का काम। डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में जो हम पोषण ग्रहण करते हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं, वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स अणु होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के सिंपल फॉर्म में तोड़ना जो है क्या होता है? यही हमारे पाचन का काम होता है, क्योंकि उसी ग्लूकोज से फिर जो है हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर जो है कॉम्प्लेक्स अणुओं से सिंपल अणु बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कैटाबॉलिज्म यानी उपचय के, अपचय के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इसमें अपचय और उपचय में कंफ्यूजन रहता है, तो अपचय के नाम से जानते हैं। अपचय क्या करता है? ब्रेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बदलता है, ये काम करता है अपचय। अब आगे चलते हैं। जिन पदार्थों को शरीर के अंदर पोषण के लिए लिया जाता है, यानी पोषण के उद्देश्य से हम जिन चीजों को खाते हैं, शरीर में ग्रहण करते हैं, इंजेक्शन करते हैं उसका, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या हम पोषक तत्व जो है उनको कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अब जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भोजन में क्या होते हैं, सौर ऊर्जा जो है बंद ऊर्जा के रूप में संचित होती है। न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई पोषण है, सब्जी है, सब्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, हमको पेड़ से मिलती है। पेड़ से किस प्रकार से मिलती है उसमें एनर्जी, तो सूर्य की किरणें जब जो है हमारे किसी भी पौधे पर पड़ती हैं तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, सौर ऊर्जा जो है बंद ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, एडीपी का फॉर्मेशन होता है। तो वो बंद ऊर्जा जो है हमारे शरीर में संचित होती है जाके, और जब हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब उनका विखंडन होता है और उससे हमको शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो सौर ऊर्जा जो है किस फॉर्म में होती है, बॉन्ड एनर्जी या बंद ऊर्जा के रूप में होती है, जो किसी सजीव कोशिका के अंदर अपचयी यानी कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया के द्वारा इन रासायनिक बंधों को यानी केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाता है और उससे निर्मुक्त होने वाली रासायनिक ऊर्जा को जैव ऊर्जा एटीपी या बायोलॉजिकल एनर्जी एटीपी में बदल दिया जाता है। तो कुल मिला के जो अभी मैंने जो बताया आपको कि कैटाबॉलिक जो मतलब लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। उस तोड़ने के दौरान जो है एनर्जी निकलती है। एनर्जी किस फॉर्म में जो है मिलती है हमको, बायोलॉजिकल एनर्जी जो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और यही एनर्जी जो है हमारे शरीर को चलाने के लिए जो है आवश्यक होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग हम अपनी अन्य जैविक प्रक्रियाओं यानी जो हमारे शरीर में जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो है बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं और बायोलॉजिकल वर्क हम जो करते हैं वो सभी जो है उसी एटीपी से प्राप्त होती है। तो पोषण के आधार पर जीवधारियों का प्रकार क्या होता है, पोषण यानी किस प्रकार से कौन न्यूट्रिएंट ग्रहण कर रहा है। तो बड़ी दो ब्रॉड कैटेगरी हैं, एक तो है ऑटोट्रॉप्स और दूसरी है हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, हिंदी में ऑटो मतलब स्वपोषी, हेटेरो मतलब परपोषी। तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जितने भी हरे पौधे हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है। तो सीधा सा अगर हम कह लें कि ऐसे पादप या ऐसे जीवधारी जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है, वो ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करने में सक्षम होते हैं। वो किसी अन्य जीवधारी से जो है अपने भोजन के लिए डिपेंडेंसी उनकी नहीं होती, इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी कहा जाता है। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो स्वयं का भोजन नहीं बना पाते हैं। जैसे मानव है, वो अपने लिए जो है अपने शरीर में स्वयं भोजन नहीं उत्पन्न करता है, वो क्या करता है, वो जो है पेड़ पौधों को खाता है या जो है मांस खाता है, जो भी खाता है। तो मतलब कुल मिला के दूसरे किसी न किसी रिसोर्स पर डिपेंडेंट है, और मुख्यतया जो है किस पर डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉप्स पर जो है, हेटेरोट्रॉप्स जो है डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इनको परपोषी कहते हैं। अब जो ये परपोषी हैं इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, किस तरह से, इनको तीन तरह का न्यूट्रिशन मानते हैं। सबसे पहला होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, प्राणी समभोजी। दूसरा होता है सैप्रोफिटिक मित्रोपजोई, और तीसरा होता है पैरासिटिक परजोई। तो सबसे पहले हम होलोजोइक की बात करते हैं। तो ये ऐसे सरल जीवों में होता है जैसे अमीबा और पैरामीशियम। आपको बेस्ट एग्जाम्पल यही याद रहेगा, अमीबा और पैरामीशियम होते हैं, जिसमें जो है उनके शरीर का जीवद्रव्य ही जो होता है वही पूरा जो है पाचन का कार्य करता है। जैसे भी कोई जो है ड्रॉपलेट जो है किसी जैसे कि आपने बचपन से ही अमीबा पढ़ा होगा, मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, और यहाँ पर जो है कोई जो है ड्रॉपलेट है या कोई कण है भोजन का, भोज्य पदार्थ का, तो उसको ये कैसे इंडाइजेशन करता है, ये जो है यहाँ से स्यूडोपोडिया डेवलप करता है और इसको धीरे धीरे इसका जो है अंतर्ग्रहण कर लेता है और ये इसके अंदर पहुंच जाता है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है ये होलोजोइक टाइप कहलाता है, और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है न्यूट्रिशन का जो हमारी पृथ्वी पर हमको देखने को मिलता है।
तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी पोषण। अब हम बात करते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक कौन होते हैं, मृतोपजीवी। ऐसे कुछ फंजाई, कुछ बैक्टीरिया और कुछ जो है पादप भी होते हैं जो क्लोरोफिल जिनमें नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो मृतोपजीवी होते हैं, यानी वे मरे हुए सड़े गले पौधे जानवरों को डिकम्पोज करते हैं, उनके ऊपर आश्रित होते हैं और उनके डिकम्पोजिशन से जो है वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो इस श्रेणी में कौन कौन आएंगे, कुछ बैक्टीरिया और जो है कवक यानी फंजाई। तो ये इनको मृतोपजीवी कहते हैं क्योंकि ये मृत खाद्य पदार्थों पर, मृत जीवों पर जो है ये डिपेंड करते हैं, उनसे एनर्जी को ये लेते हैं। अब तीसरे किस तरह से होते हैं, पैरासिटिक। पैरासिटिक वो होते हैं जो न तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कर पाते हैं, न सैप्रोफिटिक कर पाते हैं। वो सीधे सीधे जो है किसी अन्य प्राणी पर या सीधे सीधे किसी अन्य जो है पौधे पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है जितने भी मैमल्स हैं, विशेषकर मानव भी इसी श्रेणी में आता है। तो पैरासाइट मतलब परजीवी। परजीवी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। अब पैरासिटिक में जो है कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, यानी वो जो है कोई मांस नहीं खाते, वो सीधे सीधे पेड़ पौधे और उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों पर डिपेंड होते हैं, उनको खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस या शाकाहारी कहते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है कार्निवोरस की, जैसे शेर हो गया, लोमड़ी, जितने भी प्रीडेटर्स होते हैं, शिकारी जीव जंतु होते हैं, वो सभी मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। तो मांसाहारी यानी कार्निवोरस। अगला टाइप आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो शाकाहार भी करते हैं, मांसाहार भी करते हैं, जैसे कि मानव या मनुष्य। मनुष्य जो है सब्जी भी खाता है, मनुष्य जो है मछली भी खाता है, मनुष्य मांस भी खाता है। तो मनुष्य क्या हो गया, ओमनीवोरस हो गया। इसके अलावा जो है कई सारे और उदाहरण हैं, कौवा है, बाकी जो है, तो ये सब ओमनीवोरस या सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं, जो हर तरह का न्यूट्रिशन जो है पैरासिटिक रिलेशन स्थापित करके खाते हैं। अब चौथी कैटेगरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम की दृष्टि से भी, उनको हम स्क्वेंजर्स कहते हैं। स्क्वेंजर्स का अगर शाब्दिक अर्थ देखें, जो साफ सफाई करता है समाज की और वातावरण की, यानी इनको अगर शुद्ध हिंदी क्या होगी, अपमार्जक। यानी ये जितनी तीनों कैटेगरी हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, जब ये इनकी डेथ होती है और इनकी डेथ से जो है इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी को जो है सड़ा गला कर जो है डिकम्पोज कर कर उसको जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से जो है सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूल्स में चेंज करने का काम और उनसे एनर्जी प्राप्त करने का काम जो है स्क्वेंजर्स का होता है या अपमार्जकों का होता है। इसमें जो है मोस्ट प्रॉपरली जो है बैक्टीरिया आते हैं और कुछ जो है फंजाई भी जो है अपमार्जक का काम करते हैं। तो ये जो स्क्वेंजर्स हैं ये काफी हद तक जो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है इनमें होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी क्या कैटेगरीज है। तो देखिए इसमें कई सारी आप बुक्स पढ़ते होंगे, कहीं पर 6 और कहीं पर 7 दिया होता है। तो कभी पूछा जाए न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 6 ही बताना है। 7वां भी एक प्रकार है जो उसके अंतर नहीं आता, उसको बाहर रखते हैं, लेकिन वो जो है एक अलग टाइप है, इसलिए उसको जो है मेंशन करना जरूरी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अब हिंदी के लिए जो है इनको क्या कहेंगे, गुरु पोषक, गुरु पोषक तत्व। तो ये गुरु पोषक तत्व हैं यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जिनकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें 3 आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और विटामिन है और मिनरल सॉल्ट्स, खनिज लवण और विटामिन, ये किस में आते हैं, और साथ में वाटर, ये सभी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जिनको लघु पोषक तत्व भी जो है कहा जाता है।
क्योंकि इनकी जो है हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही अल्प मात्रा में होती है। इसके अलावा जो है कुछ ट्रेस एलिमेंट होते हैं, उसको हम लोग आगे टेकअप करेंगे। और 7वें प्रकार का जो एक और न्यूट्रिएंट होता है, पोषक पदार्थ होता है, उसको हम जो है भोजन का हमारे अभिन्न अंग होता है, जिसको हम फाइबर कहते हैं। रेशा फाइबर हमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों से प्राप्त होता है। तो अब इसके जो अभी हमने पीछे देखा, इसके बारे में थोड़ा सा जो है थ्योरेटिकल देख लेते हैं। विटामिन, खनिज लवण और जल हमें कभी भी ऊर्जा नहीं देते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग नहीं होते। ये हमारे लिए क्या करते हैं, ये भोजन का अति महत्वपूर्ण घटक होते हैं, और ये हमारी जो शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, इनको संपादित करने का जो है काम करते हैं। इसीलिए जो है हमको इनकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो हैं, इनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि यही मुख्य पोषक पदार्थ हैं जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर विटामिन, मिनरल साल्ट और वाटर को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसा मैंने पीछे बताया, क्योंकि ये हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने में सहायता प्रदान करते हैं, तथा इनकी कमी से जो है कई सारे डिफिशियंसी डिजीजेज हो जाती हैं, जिसको हम लोग जो है अगले पार्ट में, एक अलग पार्ट में डील करेंगे पूरा, जितनी तरह की डिफिशियंसी डिजीजेज होती हैं। अब जो हमारे शरीर में जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मात्रा कितनी होती है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम 2 बड़ी श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन सी? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 श्रेणियों में हम जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बांटते हैं। ऑर्गेनिक में यानी कार्बनिक जो पदार्थ हैं शरीर में, कौन कौन से हैं? प्रोटीन। कार्बनिक पदार्थ का अर्थ क्या है? जिसमें कार्बन पाया जाए, सिंपल सा, जिसमें कार्बन पाया जाए। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, और हमारे पोषण में इनकी जो है बहुत अहम रोल होता है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो परसेंटेज के आधार पर 14% जो है प्रोटीन, 3% फैट, कार्बोहाइड्रेट 1% और न्यूक्लिक एसिड 1% ये पाया जाता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक या जिसको हम अकार्बनिक सब्सटेंस कहेंगे, उसमें क्या आता है? वाटर, क्योंकि वाटर का जो है फार्मूला क्या होता है? H2O, इसमें कहीं भी कार्बन नहीं होता है। और जितने भी मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आगे हम अभी अगली स्लाइड पे देखेंगे, तो ये इनऑर्गेनिक है। तो ये 2 जो है डिवीजन आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो अब इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज हैं, उनमें जो मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें जो है क्या परसेंटेज हमारे शरीर में, जो हमारे ड्राई मास होता है शरीर का, उसमें होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन, कार्बन 18.50, हाइड्रोजन 9.5 और नाइट्रोजन 3.3। तो ये ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनको हम क्या कहते हैं? बल्क एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो हमारे शरीर में आवश्यकता होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, बल्क क्वांटिटी में इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम और मैग्नीशियम, ये माइनर एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो है हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट जो है अति सूक्ष्म मात्रा में होती है। इसके अलावा ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें आयोडीन वगैरह आता है, क्योंकि उनकी जो है अति सूक्ष्म, अति अल्प मात्रा की ही आवश्यकता होती है। तो ये हमारा जो है बल्क एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट्स में डिवीजन हो गया। ये जो है रिस्पेक्टिव परसेंटेज जो है प्रत्येक का दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। कार्यात्मक उपयोगिता, यानी जो उसकी एक्टिविटी के आधार पर हमारे शरीर में उपयोगिता होती है किसी भी पोषक पदार्थ की, उसके आधार पर जो है पोषकों का यानी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले टाइप की कैटेगरी है ऊर्जा उत्पादक या एनर्जी प्रोड्यूसिंग। एनर्जी कौन कौन से पोषक पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं हमारे शरीर में? कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फैट भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन फैट जो है लास्ट में करता है, जब कार्बोहाइड्रेट का जो है डिप्लीशन हो जाता है हमारे शरीर से। संचित भोज्य पदार्थ के रूप में क्या जमा होता है? फैट।
फैट या वसा जो है हमारे शरीर में, हमारे खासकर जो एडिपोज टिश्यू जो है स्किन के पीछे, इसमें इसका डिपोजिशन होता है। उसके अलावा सभी अंगों पर भी जो है फैट का डिपोजिशन होता है। वृद्धि एवं निर्माण, शरीर में ग्रोथ और रिपेयर, मेंटेनेंस, इसका काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। ये सब सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उपापचयी एवं जैव रासायनिक नियंत्रण, यानी मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल रेगुलेटर्स, जो हमारे शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं का नियमन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो कौन कौन से हैं? विटामिन है, वाटर है, मिनरल्स है। ये तीनों जो है हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो है रेगुलेशन करते हैं। फिर उसके अलावा बहुत ही अल्प मात्रा में हमारे शरीर में आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसमें दो मुख्य जेनेटिक मटेरियल हमारे शरीर में पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए, जो हमारी आनुवांशिक जो है गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है जीन के माध्यम से ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। अब अभी जो है हमने पोषक पदार्थों का जो है कार्यात्मक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण देखा, उसको जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा उत्पादक यानी एनर्जी प्रोड्यूसिंग। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत होता है। इसके अलावा फैट जो है संचित भोज्य पदार्थ होता है। फैट को हम सबसे प्राइमरी रूप पे जो है संचित भोज्य पदार्थ मानते हैं, लेकिन जो है जब शरीर में स्टारवेशन यानी भूखमरी की नौबत आती है तो फैट भी जो है बर्न होता है, और सबसे आखिरी में क्या होता है? प्रोटीन भी बर्न होता है। जब शरीर का सारा कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाता है तो वसा से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, और जब वसा भी समाप्त हो जाती है तो प्रोटीन टूटकर ऊर्जा देता है। यानी अगर आप जब कभी यूरिन टेस्ट होता है किसी मेडिकल कंडीशन में, और आपके जो है यूरिन में अगर जो है प्रोटीन का अंश, यानी जिसको हम एल्ब्यूमिन या अन्य फॉर्म में प्रोटीन, क्रेटिनिन वगैरह आने लगता है, तब ये माना जाता है कि हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है वो बुरी तरह से बिगड़ चुका है, और इतना ज़्यादा शरीर कमज़ोर हो गया है कि हमारे जो ऊतक हैं उनमें जो प्रोटीन है वो भी गलने लगी है, यानी वो डिकम्पोज होने लगी है। तो ऐसी कंडीशन जो है बहुत ही खतरनाक शरीर के लिए होती है। तो वसा भी जब समाप्त हो जाती है तो प्रोटीन। तो आप ये क्रम भी कभी कभी पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। सबसे पहले क्या टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए। कार्बोहाइड्रेट जब शरीर में खत्म हो जाएगा तो फैट हमारे शरीर में डिकम्पोज होगा, एनर्जी देगा, और जब भूखमरी की नौबत आ जाएगी शरीर में, फैट भी खत्म हो जाएगा, तो हमारा प्रोटीन यानी पूरा हमारा जो है टिश्यू सिस्टम का जो प्रोटीन है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो सर्वप्रथम ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट तथा सबसे बाद में ऊर्जा के लिए प्रोटीन डिग्रेड होता है। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है जो पूछी जाती है एग्जाम में, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, यानी ये जो पोषक पदार्थ हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स की क्या है, तो सबसे पहले हम वैल्यू दो तरह से निकालते हैं, इसको जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को कहते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू और दूसरे को कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसकी हिंदी जो है मैं अभी नहीं याद कर पा रहा हूं। फिजियोलॉजिकल वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू दोनों ही हम जो है किलो कैलोरी पर ग्राम में मापते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए 1 ग्राम प्रोटीन है, उसको जो है उससे एनर्जी प्राप्त की जाती है, तो वो उसको हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक उसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है, एक ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है। फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम फूड सब्सटेंस। हमारे शरीर में 1 ग्राम, चाहे वो प्रोटीन का हो, चाहे फैट का हो, चाहे जो है कार्बोहाइड्रेट का हो, 1 ग्राम फ्रूट सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण से जो एनर्जी प्राप्त, जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल वैल्यू। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पीवी लिख सकते हैं। तो ये जो है एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आर्टिफिशियल है। उसमें हम शरीर में जो है ऊर्जा का प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में यानी लेबोरेटरी में बात कर रहे हैं। एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्चन। तो यहां पर कंबस्चन की प्रक्रिया हो रही है,
1 ग्राम फूड सब्सटेंस का अगर हम कंबस्चन कराते हैं लेबोरेटरी में तो हमको फूड सब्सटेंस से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, वो हमारी कहलाएगी GCV यानी ग्रॉस कैलोरी वैल्यू। तो थोड़ा सा अंतर है और इसकी लेकिन रीडिंग में जो है थोड़ा सा अंतर आता है। अब दोनों के ही आधार पर हम वैल्यू को याद रखते हैं, क्योंकि कभी जो है फिजियोलॉजिकल वैल्यू पूछी जा सकती है, कभी जो है ग्रॉस कैलोरी वैल्यू पूछी जा सकती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसकी जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है वो कितनी है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। लेकिन अगर इसकी ग्रॉस कैलोरी वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगी 4.1। दोनों ही आपको याद रखनी है। तो लमसम जो है आप क्या कह सकते हैं, 4 होती है, क्योंकि टिपिकली जो है अगर पेपर में क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछ रहे हैं तो आपको 4 ऑप्शन में दिया जाएगा। प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है उसकी फिजियोलॉजिकल कैलोरी वैल्यू होती है और ग्रॉस कैलोरी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, 5.65। ये इसकी ग्रॉस कैलोरी वैल्यू हो गई। फैट में 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी सबसे ज्यादा अगर हमको किसी खाद्य पदार्थ से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, कैलोरी प्राप्त होती है, किससे, फैट से। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है कि सभी प्रकार के पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा एनर्जी किससे प्राप्त होती है, फैट से प्राप्त होती है। तो 9 किलो कैलोरी इसकी जो है फिजियोलॉजिकल वैल्यू हो गई और 9.45 जो है इसकी ग्रॉस कैलोरी वैल्यू हो गई। अब संचित भोज्य पदार्थ शरीर में क्या होता है, हमने बात की पहले ही, वसा जो है हमारे यानी फैट शरीर में संचित भोज्य पदार्थ होता है और ये कार्बोहाइड्रेट से लगभग 3 गुनी अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। जो हमने पीछे देखा तो लगभग लगा हुआ है, क्योंकि लगभग 3 गुना जो है ये उससे ज्यादा एनर्जी देता है। फिर भी शरीर में ऊर्जा के लिए सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का ही जो है यूटिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो है आता है नंबर फैट का और तीसरे नंबर पर जो है सबसे आखिरी में इमरजेंसी कंडीशन में प्रोटीन से जो है निर्माण होता है। वृद्धि और निर्माण की बात करें, शरीर में ग्रोथ एंड रिपेयर, तो जो हमारे शरीर में जितने भी टिश्यू सिस्टम है या ऑर्गन सिस्टम है या लगातार सेल डिवीजन से जो है सेल्स जो है मल्टीप्लाई होती रहती हैं, नए नए टिश्यूज बनते रहते हैं, तो इन सब में क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन की खपत होती है। प्रोटीन ही हमारे शरीर का जो है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहलाता है। तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन सबसे अहम पोषक पदार्थ है। प्रोटीन बॉडी टिश्यू का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है। वस्तुतः प्रत्येक सजीव कोशिका में प्रोटीन होता है, इसलिए वृद्धि और विकास के लिए कोशिका प्रोटीन की निरंतर प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक सामग्री की तरह प्रोटीन का यूज होता है। अब अगली प्रक्रिया शरीर में क्या है, मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल रेगुलेटर्स। तो पहले ही हमने बताया विटामिन और मिनरल इसमें आते हैं और इसमें पानी भी आता है। पानी भी हमारे शरीर में जो है मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो है कंट्रोल करता है, जो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम से जुड़कर उन्हें सक्रिय बनाते हैं तथा जल अभिक्रियाओं के लिए लिक्विड मीडियम भी प्रदान करता है। तो जो रिएक्शंस होती हैं उसके लिए जहां पर लिक्विड मीडियम की आवश्यकता होती है वहां पर जो है पानी का यूज होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज ह्यूमन न्यूट्रिशन में इसका सारा बेसिक्स और जितने तरह के जो है न्यूट्रिएंट के क्लासिफिकेशन होते हैं इन सब चीज़ों को समझा। वीडियो को मैं आसान से आसान भाषा में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही वर्ड्स इसीलिए यूज़ कर रहा हूं जिससे आप किसी भी मीडियम से हो आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो। अगले पार्ट में हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को लेंगे और इनका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे जिस तरह से जो है आपके इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है। तो वीडियो को देखते तो आप ही हैं, लाइक करते हैं, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में जिनको इसकी आवश्यकता है, उन तक भी जो है ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।